वेरी गुड मॉर्निंग के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान और फिर एक बार फाइनली आज हमारे को होस्ट आ गए हैं। कल किसी मसरूफियत की बिना पर ये बहुत शुक्रिया। अच्छा वी आर लाइक अ फैमिली ना। आप हो मेरी प्यारी सी इंटेलेक्चुअल सी को होस्ट, या फिर मेरी पूरी पैनल कंट्रोल रूम टीम हो, या फिर ऑडियो टीम हो, या फिर स्टूडियो टीम हो, या फिर डेस्क की टीम हो, ये सारे फैमिली होते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। जब किसी की जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं या फिर कोई हैपनिंग्स होती हैं, कल खानदान के अंदर एक डेथ हुई और फिर वहाँ पे सारे मामला थे। सो बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ताज़ियत की, जिन लोगों ने साथ दिया और जिन लोगों ने कहा कि आप सुकून से बैठें, आप अपने मामलात को संभालें। बहरहाल बहुत शुक्रिया NT न्यूज़ की इस पूरी इंतज़ामिया का। बहरहाल बात करेंगे एक नई एनर्जी के साथ। और अफशीन कहती है जब आप स्टूडियो के अंदर आते हैं तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। तो मैंने पूछा क्योंकि कार्टून नेटवर्क ऑन कर देते, कह रही नहीं कुछ और वाइब्स होती हैं। तो हाँ, बिल्कुल वो एक स्पार्क होता है ना किसी की पर्सनैलिटी में कि हर तरफ जो लोग हैं उनकी वो महफिल की जान कहलाते हैं, तो लोग उनकी आमद से खुश होते हैं। एक ये जान तो नहीं सिर्फ भाईजान है और अच्छा ये भाईजान होने पे बहरहाल अफशीन की अच्छी बात आप लोगों को पता, अब तो लोगों को याद हो गया। व्यूअर्स पूछते हैं कि अच्छी बात इत्तेबास नंबर 436 के आगे 37 तक पहुंच, बल्कि 38 पर आ गया। 438 में आज अच्छी बात अफशीन बता रही है। अफशीन क्या अच्छी बात लेकर आई हैं? अच्छी बात यह है कि जिंदगी वो नहीं जो हमें मिली है, बल्कि वो है जो हम इससे बनाते हैं। अच्छा, मतलब ये कि वी आर द को क्रिएटर ऑफ आवर रियलिटी, आवर लाइफ। और मतलब जिंदगी हर इंसान को मिली, पैदा होते ही उसकी एक पर्सनालिटी नहीं बन जाती। बस हर इंसान जो है वो अलग अलग, मतलब ये आपकी चॉइस नहीं होती, आप कहीं भी पैदा होते हैं। जिंदगी मतलब वो नहीं है जो हमें मिली है, बल्कि वो है जिसको हम बनाते हैं। तो वी आर द को क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। और जिंदगी का असल मफहूम सिर्फ वो हालात, वसाइल या किस्मत नहीं है जो हमें मिलते हैं, बल्कि असल चीज ये है कि हम इन हालात में क्या करते हैं। जैसे अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो मरे भी गरीब, बल्कि वो अपनी मेहनत स्ट्रगल से खुद को अमीर भी बना सकता है। जबरदस्त पॉइंट है। और बाज लोग बहुत अच्छे हालात में पैदा होते हैं मगर वो कुछ खास नहीं कर पाते। मतलब उनको फिर वो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होते हैं, बट क्वालिटीज नहीं होती उनके अंदर, कोई मोटिवेशन ही नहीं होती। वो कहते हैं कि चलो हमें सब पका पकाया मिल जाएगा, तो फिर ना वो आगे बढ़ते हैं और वो अपने उसी लाइफस्टाइल में रहते हैं। क्या खूबसूरत बात की। मतलब आप, ये आपके ऊपर है ना कि आप पैदा हो जाते हैं तो आपको नहीं पता था आप किस घराने में पैदा हो रहे हैं, किस जगह पर पैदा हो रहे हैं, या किस इलाके में पैदा हो रहे हैं, किस ज़बान में, किस रंग नस्ल में पैदा हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं, आपकी तरबियत होती जाती है जैसे जैसे। अच्छा, इसमें पिछले वालों का भी किरदार होता है ना। हाँ। मतलब एक बच्चा आया है तो उसके बहुत सारे रिलेशंस पहले से बिल्टअप हो जाते हैं, तो उन लोगों का भी एक किरदार होता है कि किस तरह से आपने जो है वो सोसाइटी बिल्डअप करनी है। और बड़ी मजे की बात है बताऊं, देखिए भाई ने आपके कैसे जोड़ा है ना, ये जोड़ा इसलिए क्योंकि आज का टॉपिक भी यही है। अच्छा। कि बच्चों की तरबियत कैसे होनी चाहिए, बच्चों के साथ साथ उनके जो रिश्तेदार हैं, जो बच्चे के पैदा होते ही सबके रिश्ते बदल जाते हैं ना। एक शख्स जो सिर्फ शौहर है वो बाप बन जाता है, एक औरत जो सिर्फ बीवी है वो माँ बन जाती है, एक शख्स है वो चाचा बन जाता है, कोई ताया बन जाता है। ऑटोमेटिकली रिश्ते बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं उसकी जिंदगी में आने से। अगर वो उसकी जिंदगी ना हो, खुदा ना खास्ता, तो वो रिश्ते नहीं बन पाते। उन रिश्तों का क्या किरदार है आज आपने देखना है। स्टे ट्यून विद NTN न्यूज़। और आज आपने 12 बजे तक हिलना नहीं है। आपके अपने बच्चे जो जाती बच्चे हैं ना वो भी, और जो पड़ोस के बच्चे हैं उनकी भी तरबियत आपने किस तरह करनी है, एज अ पड़ोसी, एज अ रिश्तेदार कैसे करनी है। और वैसे तो कहते हैं कि 5 साल तक की उम्र में बच्चे की पूरी पर्सनालिटी बिल्ड हो जाती है। उस दौरान में आप उसको जो सिखाए ना, मतलब इसी तरह आपकी जिंदगी भी है। आप एक रॉ मटेरियल की तरह है कि हम उसके कारीगर हैं, जो रास्ते हम चुनते हैं, जो फैसले हम करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आई रिक्वेस्ट कि आज आपने चैनल चेंज नहीं करना है और आज आपने जो है वो इसी के ऊपर रहना है। और आपको ये भी बताते चले, अच्छा एक बड़ी खूबसूरत सी न्यूज़ है। स्क्रीन पर जब कल मैं देख रहा था, आई वाज वंडरिंग हाउ हैंडसम, हाउ वेल ग्रूम्ड, हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन ही इज। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जो आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात तय हो गई है। और उनकी कल जो मुलाकात हुई ओवरसीज से, दैट वाज अमेजिंग मोमेंट टू सी के जिस तरह से इस्तकबाल किया है। I was so surprised and amazed. सरप्राइज सेंस के अंदर कि एक बंदा इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है जिसने पूरे पाकिस्तान को जिस अभी जंगी सूरत-ए-हाल से कैफियत से निकाला है, हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया, हमारी इज्जत में इजाफा कर दिया हमारे फील्ड मार्शल ने। अच्छा, ट्रंप इतने नॉन सीरियस बिहेवियर के साथ एटीट्यूड उनका है कि वो कभी भी कुछ भी ट्वीट कर देते हैं। और आसिम मुनीर साहब वेरी सीरियस एटीट्यूड। कैसा लगेगा दोनों की मुलाकात अगर हो गई सामने बैठे हुए? बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप भी लाइक के प्लीज
please give us a safe passage to Iran so we could attack on Pakistan and safeguard our expansion policy. बहरहाल व्हाइट हाउस से तस्दीक की गई है इस बात की कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल हमारे जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनकी मुलाकात आज ज़हराने पर होगी, जबकि व्हाइट हाउस की जानिब से ये भी बताया गया है कि सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी और मुलाकात में सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा। इन कैमरा इजलास आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए ने भी तस्दीक कर दी है कि ये मुलाकात आज अमेरिका में ईस्टर्न वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब होगी। मतलब कॉन्फिडेंशियल है। 10 बजे मैं क्या कर रहा हूँ? 10 बजे आई वुड बी फ्री। ओके, मतलब कॉन्फिडेंशियल है, जैसे कोई सहाफ़ी मतलब नशर नहीं होगी, इजाज़त नहीं होगी, नशर कुछ नहीं हो होगी, सकता। बस वो यही तस्वीर आ जाएगी, यही बात करेंगे कि भाई आप इस जंग का हिस्सा नहीं बने और हमको ईरान तबाह करने दें ताकि फिर हमें आपके पास आने का मौका मिले और फिर हम आपसे दो हाथ करें। मतलब ईरान कोई चूचू की मलिया है ऐसी उठा के प्लेट में रखते हैं। ईरान जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। ईरान की जो स्ट्रैटेजी है जो तब्दील हुई उस पर भी बात करेंगे कि अचानक से कैसे स्ट्रैटेजी तब्दील हो गई। ये भी एक बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग एलिमेंट था पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगर बात करें तो कल वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन पाकिस्तानियों से तकरीब में खिताब भी किया और उसमें उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर उजागर करने को ख़ास तौर पर मेंशन भी किया था। मतलब मसला कश्मीर इज समथिंग कि वो बस एक आइसिंग ऑन द शुगर, तो वो वाली बात होगी। जो होता है वो ये वाली चीज़ तो बस ऐसी है कि बस हम कश्मीर की बात कर लेंगे ताकि एक लोगों को पता चल जाए हम क्या बात करने जा रहे हैं और उसमें कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन वही मसला है कश्मीर एज इट इज़ रहेगा, उसकी कोई अच्छा आगे... आपको पता है अभी मैं जब सुबह सुबह आ रहा था तो मुझे एक वीडियो मौसूल होती है, कहते हैं कि भाई ये मामला हो चुका है कराची के अंदर। कराची में एक बड़ा अफसोसनाक मामला हुआ है। सुबह सवेरे एक बहुत बड़े निजी शॉपिंग मॉल के अंदर आग भड़क उठी और वो आसमान तक वो बादल जा रहे थे। तो बिल्कुल सेंट्रल कराची राशिद मनास रोड, वहां पर आपने देखा होगा जो शॉपिंग मॉल्स हैं और उसमें सबसे बड़ा जो शॉपिंग मॉल है वहां पर आग लगी है, लेकिन उस आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझने के बाद कूलिंग का अमल जारी है और तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर सर्वेलेंस रूम से शुरू हुई थी। अच्छा, इस निजी मॉल की मैं एक बात बताऊं, इस निजी मॉल के अंदर मेरे बड़े पुराने डिजाइनर्स बैठे हुए हैं, बड़े पुराने जिनसे मैं जाके अपने बहुत खूबसूरत से शूज लिया करता था। मैं बहुत सारी जो है वो चीजें यहाँ से परचेज किया करता था इस निजी मॉल के अंदर। गो टू मॉल फॉर मी एज वेल। इस इंतजामिया के साथ हैं हम इस बुरे वक्त के अंदर और ये जो खबर अभी ब्रेक कर रहे हैं कि एक निजी शॉपिंग मॉल की इमारत और उसके अंदर कई दुकानों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से शॉपिंग मॉल से मुतसिल रिहायशी इमारत के मकीन बाहर निकल कर आ गए। तमाम अफराद अभी महफूज बताए जा रहे हैं। जुनैद फेरोज हमारे नुमाइंदे हैं, सुबह सवेरे इस मौके पर मौजूद थे और अभी भी जाए वक़्वा पर हैं। जी जुनैद फेरोज बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? आग बुझ गई है और कूलिंग का अमल जारी है। अब क्या कितना माली नुकसान हुआ इसमें? जुनैद आप हमें सुन सकते हैं? ग़ालिबन जुनैद की आवाज़ सुनने से हम कासिर हैं। जुनैद दोबारा सवाल कर लेता हूँ। जुनैद, ये बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, ये आप बता सकते हैं कि कितना माली नुकसान हुआ है और साथ साथ खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? अब जो देखिए कराची का इलाका है, गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल पर वाक़ जो मिलेनियम मॉल है वहाँ पर आग लगने का वाक़या रूनुमा हुआ था। फायर ब्रिगेड की इब्तदाई तौर पर 2 गाड़ियों को वहाँ रवाना किया गया था, मगर आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद गाड़ियों को वहाँ रवाना किया गया। रेस्क्यू काम का भी कहना है कि आग तीसरी मंजिल पर लगी जहाँ कंट्रोल रूम कायम था। में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि काफी कंजेस्टेड जो वो एरिया है और धुएं की वजह से उनको मुश्किलात का सामना रहा। अब रेस्क्यू इदारे का कहना है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। कुछ ही देर में कूलिंग का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। तकरीबन 12 से ज्यादा गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान जो है वो हुआ है। इसका तखमीना आग बुझने के बाद जो है वो लगाया जा सकेगा। शहरियों को वहां से दूर किया जा रहा है ताकि कोई मजीद जानी नुकसान जो है वो ना हो। इस वक्त आग पर जो है वो
तकरीबन काबू पाया जा चुका है। रेस्क्यू का कहना है कि कुछ ही देर में जो वो कूलिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा जुनैद, ये भी बताइए कि आग तीसरी मंजिल पर सर्वेलेंस रूम से शुरू हुई, तो वो फिर कितनी मंजिलों को अपनी लपेट में लिया या उसी मंजिल पर आग बुझ गई? देखिए, तीसरी मंजिल के कंट्रोल रूम पर कायम रेस्क्यू काम के मुताबिक ये लगी थी। शॉर्ट बज़ाहिर मालूम यही होता है कि शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी थी। दीगर जो रूम्स वहाँ बने हुए थे उनको अपनी लपेट में लिया है। ताहम चौथी जो मंजिल बनी हुई थी उसमें कुछ मकामात को इसने मुतासिर जरूर किया है, लेकिन आग को मजीद तो बढ़ने से रेस्क्यू काम जो है वो पर वक्त उन्होंने इकदाम किया और आग को मजीद बढ़ने से जो है वो रोक दिया है। इस वक्त आग पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर वो काम जो है वो पा लिया गया है। ठीक है, जरा ये भी बताइएगा कि ये किस वक्त हुआ है वाकया, क्योंकि सुबह सवेरे रिपोर्ट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली मॉल तो बंद होगा, तो उस वक्त कोई जानी नुकसान होने का खदशा नहीं है, और वजह भी क्या बताई जा रही है इस वक्त? शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है या इन्वेस्टिगेशन कुछ होना शुरू हुई है? देयर इज समथिंग बिहाइंड। बिल्कुल, सुबह 3, साढ़े 3 से 4 के दरमियान जो है रेस्क्यू इदारों को इतला मिली कि मिलेनियम मॉल में तीसरी मंजिल पर आग लगी है, जिसके बाद रेस्क्यू इदारे पर वक्त वहां पहुंचे हैं। इस वक्त जो है वो मॉल बंद होता है और जो है वो काम नहीं हो रहा होता। अलबत्ता कुछ मकामात पर कहा यह जा रहा था कि कॉल सेंटर मौजूद होते हैं, मगर उस वक्त भी जैसे ही आग लगी कॉल सेंटर से लोगों को निकाल दिया गया, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बज़ाहिर यही बताया जा रहा है इब्तिदाई तौर पर कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस ही लगी थी, मगर अभी इस हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही है कि आग लगने की आया वजूहात जो है वो क्या थी। आग जैसे मुझे उसके बाद तहकीकात जो है वो अमल उसका शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा जुनैद, ये बताइएगा कि आग किस वक्त लगी? क्या रात के टाइम लगी जब मॉल खाली था, या फिर रात ऐसे अर्ली टाइम पे लगी जहां लोग भी मौजूद थे? बिल्कुल, जिस वक्त माहौल बंद होता है 3:30 से 4 के दरमियान रेस्क्यू इदारों को इतला मिली कि मिलेनियम जो मॉल है उसमें आग लगी है। पर वक्त उन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया है। इस वक्त जो है मॉल बंद होता है, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता लेकिन वहाँ पर स्टाफ के लोग तो मौजूद होंगे ना सर्विलेंस रूम में या आसपास? बिल्कुल, कुछ अफराद वहाँ मौजूद है जिन्हें बर वक्त वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी जो है वो वहाँ मौजूद होती है। उन्होंने बर वक्त जो है वो इतला दी और लोगों को वहाँ से बर वक्त रेस्क्यू किया, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त भी लोगों को अंदर दाखिल होने से रोका जा रहा है ताकि कोई मजीद जो है वो जानी नुकसान ना हो। और आग पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल कुछ ही देर में शुरू कर दिया जाएगा। लोगों को इस वक्त भी वहाँ से दूर किया जा रहा है ताकि जुनैद, आखिरी सवाल जरा, इस वक्त जो आपने तफसीलात दी हैं इस निजी मॉल के हवाले से, इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान का तखमीना भी लगाया जा रहा है। जो यहाँ पर दुकानदार हैं जो बहुत अरसे दराज से बैठे हुए हैं, 10-15 सालों से बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनका क्या कहना है? उनका भी कई नुकसान, काफ़ी नुकसान हुआ है क्या? देखिए, इस वक्त अभी किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा रही है। मार्केट के जो सदर है वो भी वहाँ मौजूद है, चेयरमैन भी मौजूद है, दीगर अफराद भी मौजूद है। अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आया नुकसान कितना हुआ, उसका तखमीना लगाया जाए, मगर अभी किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। रेस्क्यू इदारे को कहना है कि जैसे ही कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा तो अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी, उसके बाद कितना नुकसान हुआ है, कितनी उसका तखमीना लगाया जाएगा। अच्छा जुनैद, ये भी बताइए कि आपने कहा कि आग 3:30 बजे के टाइम रात के वक्त लगी, तो कितने बजे से कितने बजे तक ये आग लगी रही और कितने बजे ये फायर ब्रिगेड पहुंची और फिर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई? देखिए, 3:30 से 4 के दरमियान मैंने आपको पहले बताया कि रेस्क्यू इदारों को इतला मिली कि जो मिलेनियम जो मॉल है राशिद मिनास रोड पर, जहाँ पर आग लगी है। बर वक्त रिस्पांस के बाद जो है वो वहाँ पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की है। रेस्क्यू इदारों को कहना है कि तकरीबन 4 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर अब मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, जिसमें 12 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान कितना हुआ है ये आग बुझाने के बाद जो है वो मालूम हो सकेगा। मतलब 4 घंटे तक ये आग लगी। जुनैद, ये भी बताइएगा कि केएमसी के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं या फिर रेस्क्यू 1122 की फायर ब्रिगेड्स मौजूद हैं? इस वक्त कौन सी हैं? और देखिए, रेस्क्यू 1122 की अगर बात की जाए तो 12 से ज्यादा गाड़ियां हैं, जबकि केएमसी की अगर बात की जाए तो तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां वहां मौजूद हैं, जिसमें वाटर बाउजर भी मौजूद है। बर वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी नीपा हाइड्रेंट्स में, जिसकी वजह से बर वक्त उनको पानी मिला है और उन्होंने आग पर इस वक्त जो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है और कुछ ही देर में जो है वो शुक्रिया जुनैद, हमें इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह करने के लिए और
खुदा उन सबको सब्र दे महफूज और रखे, बिल्कुल। महफूज भी रखे जिनका इस वक्त माली नुकसान माली यहाँ पर नुकसान तो हुआ है। और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ 4 अल्हम्दुलिल्लाह। से 6 घंटे तक के तो ये आग लगी रही होगी, यानी अगर 3:30 बजे लगी है और 7-8 बजे की अभी इस ठीक है। वक्त तक के अगर अभी तक के आग बुझा दी गई, लेकिन अब कूलिंग का अमल शुरू होगा तो काफी टाइम आपको ये जो चीज़ है मैं बताने जा रहा हूँ वो जो है वो एक फिल्मी डायलॉग की तरह लगेगा और उस फिल्मी डायलॉग के बारे में मैं ज़रा सा बताना चाहूँगा आपको कि हमें मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं। हम उन्हें फ़िलहाल शहीद करने का कोई मंसूबा नहीं बना रहे। हम ये भी नहीं चाहते निहत्ते शहरियों या अमरीकी फौजियों पर मिसाइल हमले किए जाएं। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ये पता है कौन कह रहा है? जी, ये वही एक है। शख्स कह रहा है जिसकी आज हमारे फील्ड मार्शल से मुलाकात है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर बयान जारी। मतलब ये डराने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को दुनिया के सामने अपना इमेज भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हैरान बात है ये। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने कहा है तो जाहिर है इनके टारगेट पर तो है, मारना तो है इनको, लेकिन ये इनको थोड़ा सा चांस दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसराइल में काफी कुछ नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अब वो चाह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर आए। बहरहाल उन्होंने मजीद क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हमारे पास ईरान की फिजाओं का मुकम्मल कंट्रोल है। मतलब एक तरह से इन्होंने बता दिया गया है कि अब तेहरान इनके निशाने पर है, ईरान पूरा का पूरा इनके निशाने पर है, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पूरे ईरान को ये कुछ कर सकें। लेकिन इन्होंने बात जैसे की है कि फिजाओं का मुकम्मल कंट्रोल है, तो ईरान के पास बड़ी मिकदार में अच्छे फिजाई ट्रैकिंग सिस्टम्स और दीगर दिफाई आलात भी मौजूद हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अमेरिका के बनाए गए साजो सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। इसी पर जरा सा बात कर लेते हैं और गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, ज्वाइन कुछ ही देर में करेंगे। लेकिन अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट भी सामने आ रहा है, जरा स्क्रीन पर चलाइएगा। हाँ, ये कुछ ट्वीट्स उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं और उसमें एक चीज ये थी, इवैक्यूएट तेहरान को इवैक्यूएट करना है। उन्होंने कहा है कि वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्ट्राइक्स ओवर ईरान। तो ईरान की फिजाओं पर उन्होंने कहा है कि मुकम्मल कंट्रोल है और तेहरान को इवैक्यूएट कर दिया जाए। और बड़ा ओपनली ये कहा कि ईरान को हमने पहले मौका दिया, ईरान ने वेस्टेज ऑफ टाइम, ये ऐसा ट्वीट किया और साथ साथ ये भी कहा कि अब जो है वो तेहरान को खाली करें आप, क्योंकि ईरान के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो ऐसा नहीं लग रहा है इस ट्वीट के अंदर के ओपन थ्रेट जो होता है? अब बिल्कुल, एक तरफ वो ओपन थ्रेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ चीनी सदर ने क्या कहा है कि इस्राएली हमले सुस्त नहीं होंगे और ट्रंप जलती पर तेल ना डालें। मतलब एक तरफ वो ट्रंप आगे बढ़ बढ़ के जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो चीन ने ट्रंप को शटअप कॉल दिया और कहा है कि आप जलती पर तेल ना डालें, दुनिया अब अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। शी जिनपिंग ने आलमी ताकतों को खबरदार कर दिया। बिल्कुल, और माहिर आलमी उमूर हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद ताबिश सरफराज। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम ताबिश। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। गुड मॉर्निंग जी ताबिश, आप जरा ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो पूरी एक वॉर की सिचुएशन बिल्ट हो गई पूरी दुनिया के अंदर, अब ये ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, बीच में अमेरिका की इंटरफेरेंस और फिर उसके बाद इवैक्यूएट तेहरान, ये ओपन ऐसा लग रहा है कि ओपन थ्रेट है ट्रंप की मतलब इन्होंने थ्रेट दे दी है। इसका मतलब है अब ये कुछ ही दिनों में या देर में ये तेहरान पर हमला करने जा रहे हैं, या सिर्फ बस ये डराने की हद तक के था? वो आपका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या कह रहा है इस पर? जी देखें, मेरे मुशाहिदे के हिसाब से आप इसमें एक पस मंजर ये भी रखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो शख्सियत है वो बड़ी अनकन्वेंशनल है, बड़ी डायरेक्ट है। वो जिस तरीके से एक अपने बिजनेस डीलिंग का एक्सपीरियंस इंटरनेशनल रिलेशंस और नेगोशिएशंस में लेकर आते हैं, वो बहुत अनकन्वेंशनल है और दुनिया को उसकी जरा सी आदत नहीं है। तो मैं तो इस नज़रिए से भी उनका बयान देख रहा हूँ कि बिल्कुल जिस तरह एक खरीदार और दुकानदार के दरमियान एक बात होती है कि भाई मैं आपसे ये चीज़ ले रहा हूँ और आप मुझे इतनी प्राइस में दें, और दुकानदार कहता है नहीं दें, और वहाँ से डायरेक्ट नेगोशिएशंस होती हैं। तो ये जो ट्वीट उन्होंने की है इवैक्यूएट ईरान नाउ, ये कुछ उस तर्ज में भी है कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं ईरान से कि आप करें वरना फिर हम जो हैं वो आपको इवैक्यूएट कराएंगे। और दिस इज वन ऑफ द टैक्टिक्स विच इज नोन इन डिप्लोमेसी एज
coercive or aggressive diplomacy to compel the weaker side to come on the negotiation table and meet the demand. ठीक है। एक तो ये है। हाँ, इसमें ये भी हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के पास ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट में फिजिकली एंड मिलिटरीली जो है इन्वॉल्व होने की कैपेसिटी ऑब्वियसली मौजूद है। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द लास्ट फिजिकल एडवेंचर अमेरिका हैड इन द मिडिल ईस्ट वाज द इराक वॉर, which was a big disaster for its military as well as its public relations. उसकी इमेज बहुत बुरी तरीके से टार्निश हुई थी, उसकी मिलिट्री बहुत अरसे तक वहाँ एंगेज रही थी, लॉसेस सफर किए थे। उसकी वजह से मेरा मुशाहिदा कहता है कि अभी भी इस थ्रेट को 50-50% पे लिया जाए। यस, इट इज पॉसिबल, बट आई सी इट एज अ टैक्टिक ऑफ ब्रिंगिंग ईरान टू द नेगोशिएशन टेबल। ठीक है। अच्छा ताबिश, ये भी बताइएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से, उसमें क्या मुज़ाकरात तय पाएंगे? क्या वो पाकिस्तान को कंपेल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आप ईरान से कहें कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, या फिर कुछ और मुतालबात किए जाएंगे? देखिए, ये कहना तो काफी मुश्किल है कि क्या उनका एग्जैक्टली एजेंडा पॉइंट होगा विद रिगार्ड टू ईरान, लेकिन सर्टेनली वी कैन अग्री कि ये टॉपिक जरूर आएगा डिस्कशन में, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का नेबर भी है और रीजन में अभी इंडिया के साथ जिस तरीके से हमारी एक बहुत सुपीरियर विक्ट्री आई है, तो बैलेंसिंग दोबारा कोशिश की जाएगी यहाँ पे यूएस की तरफ से कि वो पाकिस्तान को स्टेबलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करे वीज़ा-वी ईरान। ठीक है। पाकिस्तान जहां तक पाकिस्तान की बात है, क्या पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व होगा, नहीं होगा, किस हद तक होगा, ये बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये बात है कि हमारी पॉलिसी डॉक्ट्राइन बहुत हद तक प्रो अमेरिका से या अमेरिका कहे और हम करने वाली पॉलिसी जो एक जमाने में कभी हुआ करती थी जी, उससे तो शिफ्ट हो चुकी है। तो ऑब्वियसली अमेरिका कहेगा कि भाई आप देखें, ईरान को कंपेल करें, और हम उसे एक डिप्लोमेटिक आंसर इस तरीके का दे देंगे कि जी हम कंसिडर करते हैं क्या हमारे पास एवेन्यूज हैं। ठीक है। सेकेंडली, अगर बहुत कोई अग्रेसिव किस्म की बात की जाती है कि आप हमारा लाजमी साथ से बढ़ना, तो ये तो इस किस्म की बात तो नहीं पॉसिबल, बिकॉज अब बिल्कुल रिसेंटली पाकिस्तान ने क्लियर कट इस बात का दुनिया को बता दिया है कि इट इज नॉट अ वीक स्टेट, इट कैन नॉट बी आर्म्ड टू स्टेट एंड इट कैन नॉट बी ब्लैकमेल्ड इनटू डूइंग द बिडिंग ऑफ द वेस्टर्न पावर्स। ताबिश, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप के होने का, यहाँ पर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहेंगे। जो व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है। ईरान का अगर आप पूरी स्ट्रैटेजिक प्लान देखें तो स्टार्टिंग में एक खामोशी इख्तियार की, उसके बाद एकदम से कम बैक किया, और फिर उसके बाद इजराइल के साथ जो इंगेजमेंट हुई है उसमें इजराइल को भी कहीं ना कहीं जो है वो तबाही का और बर्बादी का सामना करना पड़ा है। व्हाट डू यू सजेस्ट, या आप क्या समझते हैं इसके ऊपर कि अब अमेरिका की अगर बात कर ले, वो इंटरफेरेंस उसकी सामने आ रही है ओपनली, और पाकिस्तान की एक पॉलिसी रही है अमेरिका के साथ, और अमेरिका की पॉलिसी थी बड़ी ओपनली डू मोर की पॉलिसी से हम नो मोर की पॉलिसी पे आए, नो मोर की पॉलिसी से क्या अब हम डोंट टेल डोंट आस्क वाली पॉलिसी पर हैं इस वक्त? ये बड़ा अच्छा आपने फ्रेजिंग की है, डू मोर से नो मोर और नो मोर से डोंट आस्क डोंट टेल वाली पॉलिसी। लेकिन दिस टाइम विल टेल, मैं आपको बता दूं, टाइम विल टेल whether this policy of don't ask don't tell is actually in effect or not. पाकिस्तान के लिए देखें, कंसर्न ईरान से ज्यादा कंसर्न ये है कि आपके बिल्कुल नेबर पर आके इजराइल बैठ जाए, या कोई वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड या फ्रेंडली वेस्टर्न रजीम हो जो ईरान में हो, क्योंकि पाकिस्तान को ऑलरेडी ईस्ट साइड से बहुत ज्यादा खतरा है। वहां पे हमारा एक पेरेनियल एनिमी इंडिया, भारत मौजूद है। ठीक है। और उससे तो हमेशा से हमें खतरा रहता है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि पाकिस्तान की जो बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो इस बात में सर्व करता है कि जो ईरान अभी मौजूद है उसी को सपोर्ट करे, उसी को स्टेबलाइज करे, और पाकिस्तान को अगर इन्वॉल्व किया जाता है नेगोशिएशन के अंदर, तो पाकिस्तान का भी यही, मेरी नजर में यही मौक़िफ़ होगा
कि वो करंट ईरान रिजीम को कंटिन्यू करवाए और उन्हें नेगोशिएशन टेबल पे ला के रखे। बिल्कुल, आपने रिजीम चेंज की जो बात की है, तो अमेरिका जो है और इसराइल जो है वो इस वक्त क्या चाह रहे हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने सीरिया और लेबनान में रिजीम चेंज किया है, इसी तरह ईरान पर हमले करके उसको पसपा कर दें और उसमें रिजीम चेंज की बात करें? और यही बात अब वो हमारे फील्ड मार्शल से डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई किसी तरह हमें यहाँ पर एक्सेस दे दीजिए फुल, और आप भी इसमें पार्ट ना बनिए, क्योंकि सिंस ईरान इज़ आवर एलाई, आवर नेबरिंग कंट्री, हमारी सरहदें उससे मिली हुई हैं, तो हम तो ईरान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये कहने जा रहे हैं कि आपकी सपोर्ट शामिल नहीं होनी चाहिए इस वॉर में? देखिए, probably this could be one of the things that US does say, but I don't think कि वो इस तरीके से फ्रेम करेगा। रादर वो से फ्रेम करेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हिसाब से। ठीक है, वो कहेगा कि ठीक है, एक ऐसी रिजीम है जो कि इररिस्पॉन्सिबल है और जो कि हिस्टोरिकली हैज बीन इन्वॉल्व। ये यूएसए की फ्रेमिंग है कि वो इस तरीके से ईरान का स्टांस प्रेजेंट करेगा कि जो कि हिस्टोरिकली और रिसेंटली भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सपोर्टिंग एंड सपोर्टिंग प्रॉक्सीज इन द मिडिल ईस्ट। ऐसी स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना जो है वो खित्ते और पाकिस्तान दोनों के लिए प्रॉब्लम है। तो वाई पाकिस्तान शुड स्टेप बैक एंड अलाउ यूएसए टू डील विद इट। बट देखिए, ये विन विन सिचुएशन नहीं है ना, दिस इज कॉल्ड बिटवीन बीइंग अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। एग्जैक्टली, पाकिस्तान के लिए ज्यादा खतरनाक ये बात नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, उसका एक अपनी कैलकुलेशन अलग है कि वेदर और नॉट ईरान हैज न्यूक्लियर वेपन्स, व्हाट पाकिस्तान डज, वो एक अलग सवाल है। उससे ज्यादा खतरनाक सवाल ये है कि इजराइल आपकी वेस्टर्न बॉर्डर पर आके बैठ जाए और दूसरी तरफ से इंडिया हो, और आपको बात पता है कि इजराइल और इंडिया की बहुत बड़ा गठजोड़ है, तो दोनों तरफ से आपको प्रेस किया जाएगा। ताबिश नेतन्याहू का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि आफ्टर ईरान दैट वुड बी पाकिस्तान फॉर अस। तो अब ये पाकिस्तान के ऊपर भी नजरें टिकाए बैठे, और पाकिस्तान के ऊपर पहले ही एक वो कहते हैं ना कि ससुराल के अंदर एक बहू होती है जो हमेशा मसले पैदा करती है, और बहू भी हमारे पड़ोस में बैठी हुई है। तो उस भारत, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ इजराइल, तो क्या ऐसा लगता है कि अब ईरान के बाद पाकिस्तान पे ही नजरें हैं, या फिर ये ईरान एक गेटवे है टू पाकिस्तान? ईरान गेटवे बना रहे हैं। देखें, जहां तक अगर मुझे याददाश्त सही कर रही है, तो जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं और जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली इजराइल ईरान वॉर के बाद बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे स्प्रेड हुआ था, ये तो मेरे ख्याल से एक एआई जनरेटेड या एडिटेड एक वर्जन था जो कि बहुत ज्यादा आम हुआ, और उस पे तो मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन हम इस बात को अगर इस तरीके से भी देखें कि बिल्कुल मिडिल ईस्ट के अंदर अब ईरान आखिरी ऐसा मुल्क बचा है जो इजराइल की जाहरियत के खिलाफ एक दीवार बन के खड़ा है, और उसे स्ट्रिप डाउन करना ऑब्वियसली इजराइल की अपनी और वेस्ट की अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली वो फिल्टर इन या पेनिट्रेट करना चाहता है पाकिस्तान तक, वो हो सकता है उसका एंड गेम जरूर हो, और लेकिन उससे पता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, तो वो स्टेप बाय स्टेप करना चाहता है ऑब्वियसली। और अच्छा, ईरान के बड़े करीबी, ऑफ कोर्स वन ऑफ द गोल्स, ईरान के बड़े करीबी ताल्लुकात हुआ करते थे भारत से, लेकिन इस बार भारत की खामोशी कई सवालिया निशान खड़े करी। आपको चाबार भी याद होगा, जब हम यहाँ पर गवादर पोर्ट की तरफ जा रहे थे और एक सिल्क रूट को का इनिशिएट कर रहे थे, तो वहां से चाबार भी आगाज हो चुका था एक डेटरेंस के तौर पे। नाउ हाउ डू यू सी द रिलेशनशिप बिटवीन ईरान एंड इंडिया? देखिए, India will not let go of any option to destabilize or to hurt Pakistan's interests, whether that is through its developing its influence in Afghanistan, or whether it is trying to tilt Iran in its favor, or whether it is supporting Israel in against the war in Iran. आप लोगों ने भी खबरें देखी होंगी कि there are reports that a number of Indian spies were helping Israel carry out attacks inside Iran. So
इंडिया और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उसमें आप ये बात याद रखें कि इंडिया का जो डोवाल डॉक्ट्राइन है, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजित डोवाल, उनका जो डॉक्ट्राइन है वो प्राइमरीली एम्ड इस चीज के ऊपर है कि पाकिस्तान को थ्रू अनकन्वेंशनल मींस डीस्टेबलाइज करके रखें, ताकि व्हेन पुश कम्स टू सर्व पाकिस्तान कमजोर रहे और इंडिया से बहुत इजीली जो है वो ओवरवेल्म कर सके। अच्छा, आपने जी कंप्लीट करें। जी आपने जैसे AI जनरेटेड इंटरव्यू की बात की, थैंक यू सो मच इस हवाले से भी व्यूवर्स को भी और हमें भी आगाह करने के लिए। इसी तरह एक और बात सामने आ रही है कि जब वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इतनी तबाही मचा दी गई है इजराइल के अंदर, उस पर भी ऐसे ही स्टेटमेंट सामने आए कि AI जनरेटेड वीडियो है जिससे ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल सारे तेल अवीव में गिरा रहा है। आपके पास क्या सोर्सेज हैं वहाँ पर? ऑब्वियसली आप इंटरनेशनली रवाबित में होंगे, इज दैट ट्रू कि इतनी ही तबाही हुई है? देखें, एक बात समझें कि बैलिस्टिक मिसाइल जिस किस्म की टेक्नोलॉजी ईरान के पास है और जिस किस्म के डिफेंस सिस्टम इजराइल ने अपने हदूद में लगा के रखे हैं, ईरान का सिंपल सा फॉर्मूला है उन डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेल्म करना। ओवरवेल्म इस तरीके से करते हैं कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हैं वो उनकी एक मखसूस बैटरीज होती हैं, बैटरीज में एक सर्टेन नंबर ऑफ मिसाइल्स होते हैं और कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100% एफिशिएंट तो होता नहीं है। ठीक है। तो अज्यूम ये करते हैं कि अगर किसी इलाके में लेट्स से कि किसी भी शहर के ऊपर 100-120 मिसाइल्स हैं जो डिफेंस कर सकते हैं, तो ईरान उनकी तरफ जो है 300-400 मिसाइल्स जो है वो टारगेट करता है। कुछ रास्ते में US के जो मिडिल ईस्ट में दीगर एलाइज हैं वो इंटरसेप्ट कर देते हैं, कुछ इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ उसको पेनिट्रेट करके जाके टारगेट को हिट करते हैं। बड़े अच्छे से आपने इस चीज को समझाया। ताबिश, क्विकली प्रिसाइजली मैं आपसे चाहूंगा कि आखिर में भी इस कॉन्वर्सेशन को और थोड़ा सा चटपटा बना देते हैं और वक्त कम रह गया। जब स्ट्रैटेजी वाजे नहीं हो रही थी ईरान की, ईरान के कमांडर्स भी शहीद हुए और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही थी कि व्हाट इज नेक्स्ट, तो ये पूछा जाता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अचानक से एक स्ट्रैटेजी बनती है और फिर उसके बाद ईरान रिटेलिएट करता है, ईरान अपने डेटरेंस के अंदर जो जो चीज़ें थी उनको भी सामने रखता है। हु इज बिहाइंड दैट स्ट्रैटेजी? इसके ऊपर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। डू यू नो हु इज बिहाइंड इट? देखें, स्ट्रैटेजिक कल्चर जो किसी भी मुल्क का होता है वो एक बंदे का डिजाइन करता नहीं होता, क्योंकि वो एक बंदा अगर एलिमिनेट हो गया तो फिर तो आप इनकेपेबल ही हो गए। तो पूछना ये चाहता हूँ कि कोई पड़ोसी था जिसने मदद की? यही कहना चाहते हैं। जी हाँ। देखें, इसकी तो रिपोर्ट बिल्कुल इस तरीके से न्यूज भी चल रही है कि पाकिस्तान डिड शेयर इंटेलिजेंस ऑफ इम्पेंडिंग अटैक ऑन ईरान, लेकिन ये बहुत सारी इस किस्म की न्यूज चल रही हैं जो मफरूजों पे बेस हैं, जो कि अनसब्सटैंशिएटेड हैं। क्योंकि हमें भी ये खबर मिली थी पाकिस्तान इंडिया जंग के अंदर इजरायली कुछ डेलीगेशंस वहां मौजूद थे जो ड्रोन को ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि इंडिया के पास अभी तक वो लोग नहीं है जो ऑपरेट कर सकें। इस तरह की भी खबरें सामने आ रही थी। जी जी बिल्कुल। देखें, लेकिन ईरान और इंडिया का गठजोड़ तो बिल्कुल क्लियरली हमारे पास एस्टैब्लिश्ड है और कयास आराई तक अगर जांच आ जाती है, अगर हम कंजेक्चर करना चाहें तो पाकिस्तान जिस तरह के पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं विद रिगार्ड्स टू हैविंग इजराइल ऑन आवर वेस्टर्न बॉर्डर्स, we can safely assume that yes, Pakistan could have or would have or still is sharing intelligence with our Iranian neighbors. चले, अच्छा है कि आपने could have और would have कहा, आपने should have नहीं कहा। थैंक यू वेरी मच ताबिश। मोहम्मद ताबिश सरफराज माहिर आलमी उमूर और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है महारत रखने वाले एक अच्छे तज़ियाकार हैं जिनका तज़िया हम सुन रहे थे। अगर किसी कोई मुस्लिम मुल्क मुश्किल में हो, खलाई मखलूक उनकी उनकी जो है मदद के लिए आ जाती है। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, लेकिन आगे बढ़ेंगे। सदर मुमलिकत की भी कुछ बात कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, और मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया सरकारी दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया।
सदर आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि वफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बस ये कहने तक ही रखिए इस चीज़ को। मेरे ख्याल में बजट से तो किसी भी कम आमदनी वाले तबके और इनकी फलाह बहबूद इसका तो कुछ नहीं हुआ भाई। खैर, बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात से मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। रोज़गार के मौक़े पैदा करना, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और खुसूसी इक़दामात एहसन इक़बाल, वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद है। बिल्कुल, ये सब अब पढ़ते हुए बहुत मोनोटनी लगती है इनके स्टेटमेंट्स में। बस ये अपना बजट पूरा बनाकर उसके बाद फिर आवाम की फलाह बहबूद और इस तरह की बातें जोड़ देते हैं। तो ये खबरें आपको याद हो गई, अगला जुमला क्या है? हाँ, बिल्कुल। जबकि बलूचिस्तान असम्बली की बात करें तो आइंदा माली साल का जो बजट है 2025 और 26 10 खरब 28 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। और बिल्कुल, और सूबाई हुकूमत ने तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़ किया है, जबकि तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो भी मरकूज की गई है। लेट्स सी, सजेशन दिए गए हैं, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस सजेशन। वजीर खजाना जो इस वक्त हैं मीर शुएब साहब, उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा, अच्छा वजीर खजाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ना, जब आप बजट पेश कर रहे होते हैं उसको सारी मुगल्लिज़ात भी सुननी होती हैं, सारे ताने भी सुन रहे होते हैं। मतलब वो बहू होती है जिसको जो है ना पूरे खानदान की बातें सुननी होती है। ऐसा लगता है ससुराल में खड़े हुए ना, पार्लियामेंट इज लाइक ससुराल, और जो शोर होता है उसमें वो बजट और ससुर जो है वो स्पीकर है ना, वो बैठे हुए सुन रहे होते हैं सारी चीजें। बहरहाल ये बजट पेश किया गया है और पैनल कंट्रोल रूम की क्या हिदायत है वो भी जरा बता दें जी। सैलरी जिससे आती है वो होता है कमर्शियल ब्रेक, और कमर्शियल ब्रेक जरूरी होता है क्योंकि उसके बगैर फिर मामला नहीं चलते ब्रेड एंड बटर के। लेकिन जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो अफशीन अपनी किताब नंबर जल्द नंबर 3 में से इख्तिबास नंबर 438 में से आज उन्होंने अच्छी बात बताई, वो अच्छी बात कनेक्ट हुई है कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। आज मेरे बच्चे नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा आपको तरबियत कैसे करनी है, क्योंकि जिनके बच्चे हैं, जिनको जो ग्रूम करते हैं उनको, वो आ रहे हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ इंटेलेक्चुअल वेल ग्रूम्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड गेस्ट हमारे साथ होंगे। कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस।